अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पिछले लेक्चर की जो डिस्कशन है उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम प्राइमरीली दो एग्जांपल्स आपकी बुक की डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 7.1 और एग्जांपल 7.2, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर आरसी और आरएल सर्किट्स जो हैं उनको डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी उसके थ्रू उन सर्किट्स को एनालाइज करेंगे। तो पहले हम एग्जांपल 7.1 को देखते हैं। Let me first of all draw the circuit diagram of example 7.1. ये एग्जांपल 7.1 की सर्किट डायग्राम है। इसमें जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये है कि ये हमारा स्विच है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन। उसमें एज्यूम ये किया गया कि एज्यूम दैट द स्विच हैज बीन इन पोजीशन 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द स्विच इज मूव्ड टू पोजीशन 2। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2। क्वेश्चन ये कहता है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 the switch is moved from position 1 to position 2, और फिर है we wish to calculate the current IT for t greater than 0। ये जो करंट IT है और t greater than 0 ये हमने डिटरमिन करना। अब अगर आपको पिछले लेक्चर की डिस्कशन याद हो, अगर आप में से जिन लोगों ने पिछला लेक्चर जो उसकी रिकॉर्डिंग सुनी, तो मैंने आपको ये बताया था कि एक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होती है स्विचिंग ऑपरेशन से पहले और एक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होती है स्विचिंग ऑपरेशन के बाद। ठीक है, तो स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होती है उस सर्किट को भी हमें एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारे पास कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज और इंडक्टर का इनिशियल करंट आता है। क्योंकि ये आरसी सर्किट है, ठीक है, इसमें जो स्टोरेज एलिमेंट है वो कैपेसिटर है। तो हम पहले तो स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है उस को हम देखेंगे, उस सर्किट को एनालाइज करेंगे ताकि हमारे पास स्विचिंग ऑपरेशन के वक्त जो कैपेसिटर की वोल्टेज थी वो हमें मिल जाए, क्योंकि हमें ये इनिशियल कंडीशन चाहिए होगी अननोन कांस्टेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। अगर आपको पिछले लेक्चर की डिस्कशन याद हो तो वो जो जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट K2 होता है वो बेसिकली इनिशियल कंडीशन से आता है। तो K2 को बेसिकली स्पेसिफिकली K2 को डिटरमिन करने के लिए हमें स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको भी एनालाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो हमारे पास एक सर्किट है उसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, इसमें हम एक assumption करते हैं। अब चूंकि ये थोड़ा सा एक वन स्टेप अहेड है पिछले लेक्चर की एग्जांपल से, क्योंकि इसमें स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्लोज सर्किट है। ठीक है, वो ओपन सर्किट नहीं कि जिसके एनालिसिस जो है बाय इंस्पेक्शन ही हो जाए। इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो आपका जो सर्किट है ना वो स्टेडी स्टेट उसने रीच कर ली। ठीक है, क्योंकि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले आप देखेंगे ये हमारा एक सर्किट है, ऊपर वाला जो लूप है विद दिस कैपेसिटर। अब यकीनन कोई तो ऐसा वक्त आया होगा टाइम t इक्वल टू 0 से पहले की अगर आप बात करें बहुत पास में चले जाए, तो कभी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने ये कैपेसिटर इस सर्किट का हिस्सा बनाया होगा। ठीक है, और फर्ज कर लें उस वक्त अगर कैपेसिटर अनचार्ज था और फिर आपने
कैपेसिटर को इस सर्किट का हिस्सा बनाया, तो इस सर्किट ने कैपेसिटर को चार्ज अप किया, वो चार्ज अप होता 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 इवेंचुअली जब स्टेडी स्टेट रीच हुई तो कैपेसिटर के ऊपर जितनी वोल्टेज मैक्सिमम डेवलप हो सकती थी वो हो गई। ठीक है, अब जब स्टेडी स्टेट में आपका सर्किट आ जाए तो कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, क्योंकि उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, जितनी वोल्टेज मैक्सिमम डेवलप हो सकती है किसी पर्टिकुलर सर्किट में वो हो जाती है, उसमें से करंट जीरो फ्लो करना शुरू कर देता है, क्योंकि वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर का जो करंट है आई सी, दैट इज सी टाइम्स डी वी सी बाई डी टी, तो अगर वोल्टेज चेंज होना बंद कर दे तो ये डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटर में से जीरो करंट फ्लो करने का मतलब कि इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। तो ये बात याद रखें कि अंडर स्टेडी स्टेट, जब भी लफ्ज स्टेडी स्टेट की बात हो तो अंडर स्टेडी स्टेट a capacitor in a circuit behaves like an open circuit and an inductor in a circuit behaves like a short circuit। ये मैंने पहले भी आपसे बात डिस्कस की थी, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो वेरी नहीं करती है। जब वोल्टेज वेरी नहीं करेगी तो ये डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कैपेसिटर के थ्रू करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। अब कैपेसिटर के थ्रू करंट जीरो होने का मतलब है कि इट इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। इसके बरक्स जो इंडक्टर है, जब स्टेडी स्टेट में आ जाए तो हमने देखा था इंडक्टर जो है उसमें V और I इस तरह रिलेटेड है, VL इज इक्वल टू L टाइम्स TIL बाई टी। तो स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर करंट कांस्टेंट हो जाए तो ये डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही होगी वो जीरो हो जाएगी। तो अगर जो वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप हो रही थी वो अगर जीरो हो जाए तो दिस मींस इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर में से करंट फ्लो करता रहता है, वो इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, लाइक अ परफेक्ट इंडक्टर आइडियली स्पीकिंग। और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वेरी होना बंद हो जाती है तो उसमें से करंट फ्लो करना बंद कर देता है, इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले हमारा जो कैपेसिटर है, स्विचिंग ऑपरेशन से पहले हमारा जो सर्किट है वो उसने स्टेडी स्टेट रीच कर ली है, विच मींस कि अगर कैपेसिटर होगा तो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट और अगर इंडक्टर होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो विद दिस अजम्पशन अब हम स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है उसको फिर देखते हैं कि वो कैसी होगी। तो चूंकि हमने एज्यूम ये किया हुआ है कि जो सर्किट है वो अपनी स्टेडी स्टेट में है ऑलरेडी स्विचिंग ऑपरेशन से पहले, तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। ठीक है, तो स्विचिंग ऑपरेशन से पहले स्टेडी स्टेट में जो हमारे पास सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होगी इफेक्टिवली, उसमें ये कैपेसिटर जो है ये इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे कैपेसिटर को आप सर्किट से निकाल दो। ठीक है, अच्छा अब ये जो फाइनली ये जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है इट इज, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको एनालाइज करना। दिस इज नथिंग बट अ डीसी सोर्स। सो बाय द वे ये डीसी सोर्स जो है इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ओके, इट इज 12 वोल्ट्स। ये 12 वोल्ट्स डीसी सोर्स है इन सीरीज विद अ 6 किलो ओम रेजिस्टर एंड अ 3 किलो ओम रेजिस्टर। ठीक है, अच्छा अब वो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है बेसिकली जो डेवलप हो रही होती है, बेसिकली अगर आप वो गौर करें वो इस ये नोड वोल्टेज है बेसिकली, क्योंकि कैपेसिटर का एक एंड यहाँ लगा हुआ है, एक एंड रेफरेंस नोड पे लगा हुआ है, तो जो नोड वोल्टेज है वही कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज है। तो ये जो नोड वोल्टेज है, इस नोड की जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस नोड, वो बड़े आराम से आप वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दो रेजिस्टर्स हैं इन सीरीज विद द डीसी सोर्स। तो ये जो नोड वोल्टेज है दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस दिस 3 किलो ओम रेजिस्टर which is connected in series with 6 kilo ohm। तो 3 किलो ओम जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी बेसिकली यूजिंग द वोल्टेज डिवीजन रूल, वो अगर आप करें तो वो हम इसको कहेंगे VT बेसिकली इज नथिंग बट 3 over 3 plus 6 into 12 वोल्टेज डिवीजन रूल। तो 3 over 9 1 by 3 into 12 ये आ जाएगा 4 वोल्ट्स। तो ये बेसिकली ये जो VT है क्या कहते हैं बिफोर दी स्विचिंग ऑपरेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ VT। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि VT इज इक्वल टू 4 जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, जस्ट बिफोर टाइम t इक्वल टू 0। अच्छा VT आ गया तो फिर IT भी आ जाएगा,
क्योंकि अगर आप इसकी पोलैरिटी यही रखें, 3 किलो ओम जो रेजिस्टर है उसकी पोलैरिटी वही रखें, तो 3 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज वो भी वीटी है, तो यूजिंग ओहम्स लॉ वीटी विल सिंपली बी इक्वल टू 3 into 10 raised to power 3 into IT using the पैसिव साइन कन्वेंशन, क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव से एंटर हो रहा है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो एंड यू कैन इजीली सी कि IT हमारे पास आ जाएगा 4/3 into 10⁻³ आप उसको 4/3 मिली एम्पेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हमारे पास 4/3 मिली एम्पेयर करंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब IT भी हमारे पास आ गया है और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी हमारे पास आ गई, वो 4 वोल्ट्स। अच्छा, अब दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन। तो हम ये जूम कर रहे हैं ना कि जब बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन स्टेडी स्टेट में है, तो जब आपने स्विच की पोजीशन चेंज की है फ्रॉम 1 to 2, उस वक्त उस लम्हे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुई थी वो 4 वोल्ट्स, ठीक है। तो VT इज ऑल्सो इक्वल टू VCT, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो बेसिकली जब हमने VT निकाल लिया है एट टाइम जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, तो VCT भी हमारे पास आ गया। और बेसिकली दिस इंडिकेट्स के let me remove this stuff. This basically indicates that VC 0 minus just before the switching operation is equal to VC 0 at the time of switching, which is equal to VC 0 plus just after switching operation. मतलब कि ये बेसिकली ये जस्ट आफ्टर नहीं है, दिस इज द राइट हैंड साइड लिमिट, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड दिस इज द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एट जीरो। तो चूंकि हमने कंटिन्यूटी ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज की हम बात करते हैं, तो इसलिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो मैच करनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो कंटिन्यूटी नहीं होगी एट जीरो। एंड दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्ट इनिशियल वोल्टेज है वो हमारे पास आ गई। अच्छा, अब इनिशियल वैल्यू आ गई है, अब हमने स्विच की पोजीशन चेंज की, 1 से 2 पे आ गए। अब स्विच जब 1 से 2 पे जाएगा तो दिस इज व्हाट वी हैव, ये हम 1 से 2 पे आ गए और जाहिर बात है कि अब हम कैपेसिटर को दोबारा इंट्रोड्यूस करवा देंगे, बिकॉज नाउ क्योंकि अब ये जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है ये अब स्टेडी स्टेट पे नहीं है। जो जब स्विच की पोजीशन 1 पे थी उस वक्त वो जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन थी वो अपनी स्टेडी स्टेट में आ गई थी, लेकिन जब आपने 1 से 2 पे गए हैं तो अब ये सर्किट स्टेडी स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसके ट्रांजिएंट एनालिसिस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर के लिए यहाँ भी जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है वो अब चेंज करेगी, क्योंकि बेसिकली पिछली सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में कैपेसिटर को मोस्ट प्रॉब्ली चार्ज अप हुआ था। अब इस नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में खासतौर पे आप देखें कि यहाँ कोई सोर्स भी है, ना वोल्टेज सोर्स है ना करंट सोर्स है, तो इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में नई कॉन्फ़िगरेशन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो अब ये जो डिस्चार्जिंग जो प्रोसेस है इसको बेसिकली हमने एनालाइज करना है, यही ट्रांजिएंट एनालिसिस कहलाता है। तो इसमें इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को अगर एनालाइज करना है, काफ़ी तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। एक सिंपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है वो ये कि आप ये जो नोड है इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अमूमन आरसी सर्किट्स में जब आप केसीएल अप्लाई करते हैं तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली आ जाती है, और आरएल सर्किट्स में जिसमें इंडक्टर्स होते हैं उनमें अगर आप केवीएल अप्लाई करें तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली आ जाती है। तो अगर आप ये जो नोड है इस नोड के ऊपर अगर आप केसीएल अप्लाई करें और उसमें आप ये अज्यूम कर लें कि ये जितने भी करंट्स हैं ये सब के सब दे आर लीविंग द नोड, तो ये जो करंट है आप इसको I1 कह दें, इस करंट को आप IC कह दें, तो IT है IC और I1, ये 3 करंट्स बेसिकली आपके पास हैं। तो हम ये कह सकते हैं, और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ऑल द करंट्स लीविंग द नोड दे आर पॉजिटिव, तो हम ये कह सकते हैं कि IT प्लस IC प्लस I1 इज इक्वल टू 0।
ये हमने इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर दिए। तो उसके बाद हम आई टी, आई सी और आई वन जो है इनके एक्सप्रेशन अगर यहाँ प्लग इन करें तो आई टी आप देख लें, आई टी जो है दिस इज नथिंग बट, अगर आप ओहम्स लॉ को यूज करें तो चूंकि हमने पीछे देखा था कि वी टी बेसिकली इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 3 किलो ओम इंटू आई टी। इट इज नथिंग बट 3 किलो ओम इंटू आई टी। ठीक है, तो आई टी वुड बिकम वी टी ओवर 3 × 10⁻³ ये आई टी हमारे पास आ गई। अच्छा, इसी तरह आई सी जो है हमें पता है कि इट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस जो थी वो इस लेट मी सी, कैपेसिटेंस आई बिलीव वाज 100 माइक्रोफैरड। ओके, तो कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड है, यह आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी सी टी। लेकिन वैसे तो हम सारा कुछ डेरिवेटिव ऑफ वी सी टी चलो पहले ये रखते हैं, ठीक है। और जो आई वन है दैट इज बेसिकली नथिंग बट वी टी ओवर 6 किलो ओम। तो आप देखें ना, यही जो वोल्टेज है ये अब 6 किलो ओम जो रेजिस्टेंस इसके क्रॉस भी डेवलप हो रही है, क्योंकि ये अब दोनों कनेक्ट हो गए, इसका जो पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है 0। तो ये जो रेजिस्टर है इसका ये एंड जो है बेसिकली अफेक्टिवली इससे कनेक्टेड है और ये एंड इससे, और हम इसकी पोलैरिटी भी अगर यही रखें प्लस माइनस, तो बाय ओहम्स लॉ वी टी विल बी ऑल्सो इक्वल टू आई वन टाइम 6 किलो ओम। तो वहां से आई वन आ जाएगा वी टी ओवर 6 किलो ओम। तो ये आई वन हमारे पास आ जाएगा वी टी ओवर 6 किलो ओम विच इज 6 इंटू 10⁻³। ये तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, इन तीनों को यहाँ प्लग इन करते हैं। तो पहले हम आई वन की जगह सॉरी हाँ आई वन की जगह पहले हम पुट करते हैं वी टी ओवर 6 इंटू 10⁻³ उसके बाद आई सी की जगह पुट करते हैं 100 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी सी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्लस वी टी ओवर 3 इंटू 10⁻³। और ये कुछ अच्छा, अब चूंकि वी सी टी जो है वी नो दैट वी सी टी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू वी टी, लेकिन जो वी सी टी है क्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज है वही इस नोड की वोल्टेज रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस नोड। तो आप वी सी टी को भी वी टी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इवेंचुअली हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी ओनली इन टर्म्स ऑफ वी टी। ठीक है, अच्छा अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब अगर आप ले आए सारी क्या कहते हैं ये रीअरेंज करके इसको, तो इवेंचुअली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है बेसिकली वो हम देख लेते हैं क्या होगी इसमें। अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें बेसिकली सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं ना कि अगर इसके केस में आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों जो हैं बेसिकली इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, फिर हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि अगर इस टर्म में मैं यहाँ डिनोमिनेटर में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ ये 2VT आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻³ इधर भी, और ये भी 6 इंटू 10⁻³ यहाँ VT है यहाँ 2VT है, तो ये टोटल बन जाएगा 3 टाइम्स 3VT ओवर 6 इंटू 10⁻³। ये तो दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू VT ओवर 6 इंटू 10⁻³ ओवर 6 इंटू 10⁻³। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद फर्दर और फिर ऑफ कोर्स ये 3 और ये कैंसिल, तो ये खाली 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद इनको आपस में करें तो ये 10⁻² है, 10⁻⁻⁶ सही बेसिकली बन जाएगा 10⁻⁻⁴। तो इनको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें ये बेसिकली बन रहा है 1 ओवर 10⁻⁴ कर लेते हैं ना इसे। ठीक है, और ये आ रहा है 2 टू 10⁻3, ये हो रहा है 10⁻⁴। तो
अब यहाँ इसमें भी अगर आपने डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम ये कर सकते हैं कि ये पहले काम ये करते हैं कि 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 1/10⁻³ कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से 1/10⁻³ कॉमन अगर लें तो इधर हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ आ जाएगा 2। मैं 1/10⁻³ कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ आ जाएगा 1/10। ठीक है, आसान करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम सेम रखने के लिए इधर 5 करें, इधर 5 करें, ये बन जाएगा 10। ठीक है, और फिर आप ये पूरा का पूरा 10 कॉमन लें तो बेसिकली इवेंचुअली हमारे पास फिर ये भी 10, जो दोनों सेम आ रहा है, ये भी 10 कॉमन लें तो ये भी गया, ये भी गया, ये 10⁻⁴ हो गया और ये फिर थ्रू आउट 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो इवेंचुअली जो हमारे पास मिडल में सिर्फ ये रह जाएगा dvt/dt प्लस 5vt इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट वी हैव बेसिकली। तो इवेंचुअली जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो बेसिकली ये है dvt/dt प्लस 5vt इक्वल्स टू 0। ये इवेंचुअली हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी उससे अगर आप कंपेयर करें, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म थी dx/dt प्लस axt इज इक्वल टू ft। ये हमारे पास था। ठीक है, अच्छा, अब इसको इसके साथ कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो ft तो हमारा 0 हो गया, ft इज 0। ठीक है, और a जो है यहाँ से बाय इंस्पेक्शन वो a5 आ रहा है, तो a5 आ रहा है तो वो फिर टॉ जो है वो बाय इंस्पेक्शन वैसे डायरेक्टली आ जाते हैं, यहाँ से 1/a था टॉ जो कि 1/5 आ जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, वो जो हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन था सोल्यूशन का, अगर हम उसको यूज करें और इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास वो कांस्टेंट्स आ जाएंगे। तो अगर आपको याद है कि जो जनरल सोल्यूशन थी इसका, ये जो जनरल फॉर्म थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसकी जनरल सोल्यूशन क्या थी हमारे पास? वो थी xt इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू e⁻t/τ। यही था ना? तो हमने k1 k2 और τ की वैल्यू निकाल दी थी। अब ये एक्सप्रेशन, अब चूंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो सोल्यूशन है वो भी इसी फॉर्म में होगी। तो हम ये बड़े आराम से अज्यूम कर सकते हैं कि जो vt है हमारा, vt दैट शुड आल्सो बी इन दिस फॉर्म k1 प्लस k2 इंटू e⁻t/τ। हम वही काम करेंगे, ये एक्सप्रेशन हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हम k1 k2 और τ की वैल्यूज निकालेंगे। लेट्स सी। तो मैं पीछे चला जाता हूँ। हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस 5vt इक्वल 0, और हम कह रहे हैं जी कि vt शुड बी इन दिस फॉर्म k1 प्लस k2 इंटू e⁻t/τ। इसको यहाँ इसमें प्लग इन करें तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ k1 k2 इंटू e⁻t/τ रिस्पेक्ट टू dt प्लस 5 टाइम्स k1 इंटू e⁻t/τ। ठीक है, अच्छा, अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो निकल गया। इसका जो डेरिवेटिव आएगा रिस्पेक्ट टू दिस टर्म वो आएगा k2 इंटू e⁻t/τ इंटू -1/τ। तो बेसिकली वो आ जाएगा -k2/τ e⁻t/t प्लस 5k1 और प्लस 5k2 e⁻t/t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है, उसको अगर हम इकट्ठा करें तो इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा? बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा 5k2 माइनस k2/τ इंटू e⁻t/t और प्लस 5k1 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड दे शुड बी इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम, ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे जो कांस्टेंट टर्म है उसके इक्वल होगी।
और लेफ्ट साइड पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो राइट साइड पे अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है उसकी इक्वल होगी। चूंकि राइट साइड पे कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। और यहाँ जो कांस्टेंट है वो 5k1 है, इधर कांस्टेंट 0 है, तो यहाँ से एक तो पहली बार डायरेक्टली 5k1 चूंकि 0 है तो दिस इंप्लाइज, ये तो डायरेक्ट आ गया k1 तो हमारा 0 है, पहली टर्म तो ये आ गई। उसके बाद जब अगर आप लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल के कोफिशिएंट को 0 पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास बेसिकली k2 की बजाय टॉ की वैल्यू आएगी। तो अगर मैं अब ऊपर वाला पार्ट मिटा दूं तो अगर मैं इस कोफिशिएंट को 0 पुट करूं एक्सपोनेंशियल के लेफ्ट हैंड साइड पे तो 5k2 minus k2 over tau to 0, this implies tau is equal to 1/5। k2 अभी नहीं निकलेगा यहाँ से, tau 1/5 आ गया, k1 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो vt की अब तक की जो हमारे पास जो फॉर्म आ रही है vt की, वो आ रही है vt इज इक्वल टू क्या था, vt था k1 प्लस k2 इंटू ई पावर माइनस टी ओवर tau। k1 0 आ गया और tau हमारे पास 1/5 आया, तो वो बेसिकली क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो 1/5 वो 5 बन जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा k2 इंटू ई पावर माइनस 5t। दिस इज व्हाट वी हैव। अब सिर्फ k2 इवेल्युएट करना रह गया, और k2 कैसे इवेल्युएट होगा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। k2 के लिए आप जो इनिशियल कंडीशन हमने डिटरमिन की थी स्विचिंग ऑपरेशन से पहले, जो हमारा सर्किट था, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन थी, उसको हमने इसलिए एनालाइज किया था ताकि हमारे पास इनिशियल वोल्टेज आ जाए। अब देखें हमारे पास हमने VC की वैल्यू निकाली थी, VC 0 हमने निकाला था, वो 4 है, और चूंकि VCT इज इक्वल टू VT, बेसिकली V0 भी 4 होगा, ठीक है। ये हमारे पास आया था एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्योंकि V0 4 है तो हम ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, अगर V0 सबसे पहले क्या आएगा, k2 इंटू ई पावर माइनस 0 विच इज k2 विच इज इक्वल टू 4। तो k2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि VT का एक्सप्रेशन हमारे पास जो आया है इवेंचुअली वो ये आया 4 इंटू ई पावर माइनस 5t। दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। तो अच्छा, VT आ गया तो हमें मालूम है कि IT जो है बेसिकली IT इज IT इज व्हाट, IT इज इक्वल टू VT ओवर 3 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो VT का एक्सप्रेशन यहाँ लिखें 4 इंटू ई पावर माइनस 5t ओवर 3 इंटू 10⁻3। सो दिस इज व्हाट, अगर 10⁻3 यहाँ करना चाहते हैं तो निकाल तो आप खाली कह दो 4/3 ई पावर माइनस 5t मिली एम्पेयर, ऊपर वाला एम्पेयर में, नीचे मिली एम्पेयर में, अगर 10⁻3 आप रिमूव करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमने IT को डिटरमिन कर लिया। ऑफ कोर्स जो IT है चूंकि हाँ, इसमें अब एक चीज है, अब इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें, यू वांट टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ IT, तो वो इस तरह का आएगा कि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो स्टेडी स्टेट थी उसमें VT वाज 4 फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब क्योंकि काफी देर से स्विचिंग ऑपरेशन से पहले आपका सर्किट कॉन्फ़िगरेशन काफी देर से स्टेडी स्टेट में थी, तो जो VT था, वोल्टेज अक्रॉस दिस 3 किलो ओम रेजिस्टर, दैट वाज 4 वोल्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो IT भी 4/3 के ऊपर फिक्स था। तो इसी वजह से अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आएगा कि बिफोर टाइम t0 इट वाज एट वैल्यू 4/3, और उसके बाद जब वो पोजीशन स्विच की पोजीशन को अपने 1 से 2 पे चेंज किया तो इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। क्योंकि हमने अभी IT का एक्सप्रेशन क्या निकाला, IT इज 4/3 e पावर माइनस 5t, ये निकाला ना। दिस ऑफ कोर्स दिस इज वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। 0 से पहले इट वाज फिक्स्ड एट 4/3 फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन 0 के ऊपर स्विच की पोजीशन हमने 1 से 2 पे की, स्टार्टेड डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, एंड दिस डिके इज कैप्चर्ड बाय दिस फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। ये बात। अच्छा, अब हम जाते हैं अगली एग्जांपल पे। एक ये अब RC हो गया, अब एक हम देख लेते हैं RL सर्किट। तो ये बेसिकली एग्जांपल हम करने लगे हैं एग्जांपल 7.2 आपके 7th चैप्टर की। मैंने कहा अच्छी एग्जांपल्स थी, इनको कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम स्टेडी स्टेट अप्रोच जो है
सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स वो देख लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम 29th आई बिलीव 29th तक हम सेकंड ऑर्डर सर्किट जो है उसको काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लें, तो फिर बाकी लेक्चर जो होंगे उसको फिर मैंने एसी एनालिसिस करा। अच्छा, तो सर्किट डायग्राम ये हमारे पास, वी हैव प्लस माइनस, ये भी रजिस्टर है 2 ओम का। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। लेट मी सी कि मैंने कोई सर्किट एलिमेंट स्किप तो नहीं किया। दिस इज अ सर्किट डायग्राम, और इसमें क्वेश्चन ये है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे जो स्विच जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम ओपन कर देते हैं, द सेंस के ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है, ये पोजीशन जो दिखाई हुई है स्विच की, ये स्विच की पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन बिफोर इट इज ओपन, कि जिसमें ये डीसी सोर्स और ये 2 ओम जो रजिस्टर है ये पूरी ओवरऑल सर्किट कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है। अब टाइम t 0 पे जब आप स्विच को ओपन कर देंगे तो ये डीसी सोर्स और ये 2 ओम ये सर्किट से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये करंट कॉन्फ़िगरेशन है, स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है हमारे पास। और अगेन हम ये अज्यूम करेंगे कि स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेडी स्टेट में है, और सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट बिफोर बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन। उस टाइम से पहले जिस टाइम पे स्विचिंग ऑपरेशन होता है, और उससे पहले पहले तक आपका जो सर्किट है वो स्टेडी स्टेट में आ चुका है। तो अब जब हम इस सर्किट को एनालाइज करेंगे बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, तो वो हम ये अज्यूम करते हुए करेंगे कि आपका जो सर्किट है वो स्टेडी स्टेट में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर है इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जब हमने सर्किट को एनालाइज करना है तो वी विल रिप्लेस दिस इंडक्टर बाय अ परफेक्ट कंडक्टर बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो ऐसे हो, लेकिन ये हम सर्किट को एनालाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा था इन स्टेडी स्टेट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन वो हम निकाल सकें। तो इस इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा था उसको हम उसको हम आई टी कह देते हैं। लेट मी सी, या इट इज बीइंग आई एल टी कह देते हैं, चलो आई एल टी। ठीक है, तो हमने स्विचिंग ऑपरेशन से पहले स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा था वो हमने डिटरमिन करना है बेसिकली। असल में इस क्वेश्चन में जो हमने क्वांटिटी डिटरमिन करनी है, जिसको हमने डिटरमिन करना है बेसिकली, वो है आउटपुट वोल्टेज वी नॉट टी। ये जो 2 ओम जो रेजिस्टर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज वी नॉट टी है बेसिकली ये हमने इसका हमने एक्सप्रेशन डिटरमिन करना है। लेकिन जारी बात है इसको वी नॉट टी जो है उसकी भी जो स्टेडी स्टेट में वैल्यू थी हमारे पास बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन,
वो भी सारी बातें हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये ट्रांजिट एनालिसिस के अंदर हमें स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो स्टेडी स्टेट में जो वैल्यू होती है वो हमें दरकार होती है, वो हमने कैलकुलेट करनी होती है। वो कैसे कैलकुलेट होती है? वो स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है उसको एनालाइज करके होती है, ऑफ कोर्स बाय अज्यूमिंग कि वो सर्किट ऑलरेडी स्टेडी स्टेट में है। ये हमारी करंट सर्किट, ये हमारी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, और हम ये अज्यूम करें कि ये सर्किट अपनी स्टेडी स्टेट में है, इसलिए मैंने इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको आप ILT कह सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली तो हमने V0T जो है उसकी वैल्यू निकाल दी है स्टेडी स्टेट। ठीक है, वो V0T की वैल्यू निकालते निकालते बाकी सारी वैल्यूज भी हमारे पास आ जाएंगी। अब ILT भी निकल आएगा और बाकी सारे करंट्स भी निकल आएंगे। अब इसके काफी तरीके करने के, मिसाल के तौर पे इस सर्किट को आप नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस सर्किट को आप लूप मैश एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो मैशेज हैं, ये मैश और ये एक मैश है। नोडल एनालिसिस अगर आप करना चाहेंगे तो आई बिलीव इसमें आप ये देखो कि ये एक नोड है। ठीक है, अगर आप इसको रेफरेंस नोड कह देते हैं मिसाल के तौर पे, तो ये जो नोड है इसकी वोल्टेज ऑलरेडी आपके पास होगी, यू ऑलरेडी हैव द वोल्टेज, क्योंकि ये इसका एक टर्मिनल वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद अगर आप इस नोड के ऊपर अगर आप KCL अप्लाई कर दें, क्योंकि बेसिकली ये जो नोड है इसमें से यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट यहाँ फ्लो करेगा, तो बेसिकली आप इस नोड पे KCL अप्लाई कर दें। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ इस नोड पे KCL अप्लाई करके ही आपके पास ILT की वैल्यू भी आ सकती है और बाकी सारी चीजें भी आ सकती हैं। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपकी बुक में बहरहाल उसने एक तरीका ये इख्तियार किया है कि उसने थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लूप एनालिसिस से भी कर सकते हैं। लूप के लिए आप ये मैश है, ये मैश सॉरी, आप क्या कहते हैं, एक मैश करंट ये लें, एक मैश करंट ये लें। ठीक है, और इस केस में आप देखेंगे इसका जो मैश करंट है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ILT, क्योंकि इस मैश की ये जो ब्रांच है वो इस मैश की किसी ब्रांच के साथ इन कॉमन नहीं है। तो अगर आप इसको I1 कहें और इसको I2 कहें तो I2 विल सिंपली को IL, तो ये I2 मैश करंट आ जाएगा तो IL भी हमारे पास आ जाएगा, और I2 आ जाएगा तो V0T भी आ जाएगी, क्योंकि V0T इज नथिंग बट I2 into 2 ओम अगर आप मैश एनालिसिस करते हैं। बुक में बहरहाल आपकी उसने थेवेनिन्स थ्योरम का इस्तेमाल किया हुआ है, और आई थॉट कि ये अच्छा है। थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करने का भी बेहतर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो लेट्स यूज थेवेनिन्स थ्योरम। अच्छा, थेवेनिन्स थ्योरम के लिए उसने ये किया है कि उसने टर्मिनल सेलेक्ट की हैं जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंडक्टर। या तो इंडक्टर बेसिकली यहाँ पड़ा हुआ था, इधर था ये ऐसे, तो जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंडक्टर, बेसिकली जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंडक्टर एक टर्मिनल यहाँ लिया है, एक टर्मिनल यहाँ लिया है। इसको आप A कह दें, इसको आप B कह दें, और फिर उसने लुकिंग टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम द टर्मिनल्स A B उसने सर्किट को सिंप्लीफाई किया है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो अब ये सर्किट तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है कि नहीं, इसमें इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है। आप ये देखें ना कि आपको थेवेनिन्स थ्योरम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि ये हमारे दो टर्मिनल्स हैं A and B। टर्मिनल A जो है इट इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंडक्टर, और A B से टुवर्ड्स लेफ्ट हम देख रहे हैं। तो हमने टुवर्ड्स लेफ्ट देखते हुए सर्किट को अब सिंप्लीफाई करना है। तो हमें दो चीजें चाहिए, हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए R थेवेनिन, और हमें VOC चाहिए, ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए। ये दो चीजें हमारे पास आ जाएं तो फिर हम ये जो पूरा सर्किट है टू द लेफ्ट ऑफ दीज टू टर्मिनल्स A and B, इसको हम सिंपली एक सीरीज सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगी और वैल्यू VOC, और इन सीरीज विद दीज रेजिस्टर R थेवेनिन। तो VOC और R थेवेनिन हमें चाहिए। तो VOC जो है, अब मैं अगर गो टू द बैक पेज, इसको हम हटा दें, तो VOC जो है जब आप कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली आप जो लोड है यू रिप्लेस द लोड बाय ओपन सर्किट। ठीक है कि नहीं, तो बेसिकली अगर आप देखें हमारे जो दो टर्मिनल्स हैं A और B, एवरीथिंग टू द राइट ऑफ टर्मिनल्स A and B इज अ लोड। ठीक है, तो यू विल रिप्लेस द लोड बाय ओपन सर्किट, और फिर जो A B का जो वोल्टेज है वो कहलाती है VOC।
व्हेन यू रिप्लेस द लोड बाय ओपन सर्किट। अच्छा, और उससे आगे क्या है फिर? उससे आगे हमारे पास ये सर्किट है, ये है, ये हमारे पास सोर्स है, ये है माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और आगे ये हमारे पास वो 2 ओम रजिस्टर है, ये वो 12 वोल्ट सप्लाई है, दिस इज व्हाट वी हैव। ये 12 वोल्ट आ गई, ये 4 वोल्ट आ गई। तो ये तो है ना कि लुकिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए बी, ये हमारे पास सर्किट है, और टू द राइट ऑफ ए बी जो भी हमारे पास था उसको हमने लोड कंसिडर किया था, वी हैव रिप्लेस द लोड बाय ओपन सर्किट, दैट्स इट। ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज उसको वीओसी कहते हैं। अच्छा, ये 2 ओम है, ये 2 ओम। अब हमने ये वीओसी बेसिकली कैलकुलेट करनी है, तो वो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना मसला नहीं है कैलकुलेट करना। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसमें से अब बेसिकली ये तो ओपन सर्किट है, तो बेसिकली इफेक्टिवली ये एक सिंगल लूप ही है इस सर्किट में, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है ना, तो बेसिकली इसी एक लूप में करंट फ्लो करेगा। हम करंट की डायरेक्शन कोई भी असाइन कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं करंट इस तरह फ्लो कर रहा है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स सपोज कि करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, लेट मी कॉल दैट करंट, लेट्स से आई प्राइम, ठीक है। और इन सब की वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ताकि वो ओहम्स लॉ से कोई नेगेटिव साइन भी ना है पैसिव साइन कन्वेंशन की वजह से। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड अप्लाई केवीएल ऑन दिस लूप। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो -12, फिर इधर से इधर जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप आ रही है, तो मैं इसको कह दूं V1 और इसको हम कह देते हैं V2 फॉर द टाइम। ये जगह +V1 +V2, और यहाँ से फिर वोल्टेज राइज आया, तो -4 = 0, तो V1 +V2 विल बी इक्वल टू 12 + 4 16, ठीक है। अच्छा, अब V1 जो है इट विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स I प्राइम, और V2 भी इट विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स I प्राइम। ज़ाहिर बात है जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वही करंट इसमें से भी फ्लो कर रहा है, सेम करंट है I प्राइम। तो V1 भी 2 टाइम्स I प्राइम है, और V2 भी 2 टाइम्स I प्राइम है। मैंने ओम्स लॉ यूज किया, साथ पैसिव साइन कन्वेंशन भी यूज की है, तो ये भी 2 टाइम्स I प्राइम प्लस 2 टाइम्स I प्राइम इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज 4 times I prime is equal to 16, which implies I prime is equal to 4 एम्पेयर। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, I प्राइम 4 एम्पेयर आ गया। अब I प्राइम 4 एम्पेयर हमारे पास आ गया। अब हम ये जो लूप है, यहां से इधर से स्टार्ट हो, इधर जाएं, इधर जाएं, फिर इधर वापस आ जाएं। याद करेंगे मैंने केवीएल अप्लाई करते हुए आपको ये कहा था कि केवीएल जरूरी है कि ऐसे लूप पे ही अप्लाई हो जो कि एक्चुअली कोई क्लोज सर्किट बन रहा हो। लूप जो है बेसिकली वो आपकी ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई क्लोज सर्किट होगा तो उसी में हम लूप करेंगे, नहीं। लूप लूप ये है, देखें ना, ये ऊपर गए, इधर गए, ये इधर आए, दोबारा नीचे आ गए, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये भी एक लूप है, इसमें भी केवीएल उसी तरह अप्लाई होता है जिस तरह किसी क्लोज सर्किट पे अप्लाई होता है। तो आप इसको क्लोज्ड पाथ कह सकते हैं, चलो आप इसको क्लोज्ड पाथ कह दें, इसको ना लूप कहें ना मैश कहें, इसे क्लोज पाथ। मैं इधर गया, इधर आया, यहां से वापस आके फिर इधर आ गया, इस पे केवीएल अप्लाई करेंगे वो इक्वली वैलिड होगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, इधर से इधर जाएं तो हमारे पास क्या आता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप आया, क्योंकि इसका प्लस नीचे है तो ये होगा 4। अच्छा, अब उसके बाद V2 जो है वो उसकी प्लस ऊपर है माइनस नीचे, क्योंकि हम यहां से ऊपर जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, इसमें इसका वोल्टेज राइज आया तो ये -V2 हो गया। उसके बाद जो VOC है वो हम प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, वो ड्रॉप है तो वो प्लस VOC होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां से VOC जो है हमारे पास आ जाएगा V2 -4, ठीक है। अच्छा, अब V2 और I प्राइम में क्या रिलेशनशिप था, V2 वॉज इक्वल टू 2 टाइम्स I प्राइम, I प्राइम हमारा क्या आ गया 4, तो 2 टाइम्स 4 हमारे पास 8 आंसर आ गया। तो VOC फिर क्या आ जाएगा 8 - 4, 4 वोल्ट हमारे पास आ गया। ओपन सर्किट वोल्टेज है वो हमारे पास 4 वोल्ट आ गई, ठीक है। अच्छा, ओपन सर्किट वोल्टेज 4 वोल्ट आ गई। अब क्या रह गया निकालने वाला, अब निकालने वाला रह गया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो भला कैसे निकलेगा, उसके लिए अब आपने अगेन टर्मिनल्स A B से टुवर्ड्स लेफ्ट देखते हुए
आपने जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको सर्किट से रिमूव कर दें, ठीक है। तो आप ए बी से टर्मिनल से टुवर्ड्स लेफ्ट देखें तो ये बेसिकली वो वाला केस है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन्वॉल्व है, इसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। और इंडिपेंडेंट भी दो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज को जब आपने उनके इफेक्ट को नलीफाई करना है तो वी विल रिप्लेस देम बाय शॉर्ट सर्किट्स। तो लुकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम टर्मिनल्स ए एंड बी एंड रिप्लेसिंग ऑल दीज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट्स, जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिव नेटवर्क आता है, इट इज नथिंग बट दिस, ये टू और ये टू। देखो ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली ये और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो टू और टू पैरेलल में, तो इफेक्टिवली क्या बन गया, वन ओनली वन रेजिस्टर, एक रेजिस्टर इफेक्टिवली इक्विवेलेंट रेजिस्टर हैविंग वैल्यू 1 ओम। तो आर थेवेनिन जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है 1 ओम। वीओसी हमारे पास आ गई है 4 वोल्ट्स और आर थेवेनिन आ गया है 1 ओम, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छा, तो अब वो जो टर्मिनल्स ए और बी थे, उनके लेफ्ट पे हमारे पास ये 2 ओम रेजिस्टर था। वैसे तो यहाँ जस्ट टू द राइट ऑफ टर्मिनल ए इंडक्टर भी था, लेकिन चूंकि हम स्टेडी स्टेट में एनालिसिस कर रहे हैं तो मैंने ये इस इंडक्टर वाले पार्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है। तो हम ये स्टेडी स्टेट में सर्किट के एनालिसिस कर रहे हैं। तो ए बी के राइट पे ये इफेक्टिवली लोड था, लेफ्ट पे हमने वो इक्विवेलेंट सर्किट हम बना देंगे, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम का और एक प्लस माइनस 4 वोल्ट की सप्लाई। दिस इज व्हाट वी हैव। ये 2 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज है ये वही वीओटी रहेगी, वीओ, ठीक है। अच्छा, अब वीओटी जो है उसको कैलकुलेट करना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ना सिर्फ ये, हम ये जो करंट फ्लो कर रहा है आईएलटी इंडक्टर में से स्टेडी स्टेट में, वो भी हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि देखें ना, अब जब हमने इफेक्टिव टर्मिनल्स ए बी के लेफ्ट पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया, तो बेसिकली अब ये जो आईएलटी करंट है, बेसिकली ये पूरे के पूरे सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि अब बेसिकली ये तो अब एक सिंपल सर्किट है जिसमें ये और ये दो जो रेजिस्टर है वो दे आर कलेक्टेड इन सीरीज। तो वो जो इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो वही करंट है जो पूरे इस सिंगल लूप में से फ्लो कर रहा है। यहाँ भी आईएलटी है, इधर भी आईएलटी है, इसमें से भी आईएलटी फ्लो कर रहा है। तो अब वीओटी तो डायरेक्टली, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीओटी डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन रूल से हमारे पास आ जाएगा कि ये और ये दोनों इन सीरीज हैं, ठीक है। तो वी कैन इजीली से वीओ, और बेसिकली मैं इसको कहूंगा वीओ जीरो माइनस, इंडिकेटिंग कि दिस इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट टी जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन, क्योंकि ये स्टडी स्टेट में हमारे पास आंसर आ रहा है ना। दिस विल बी नथिंग बट 2 over 2 plus 1, 2/3 into 4, which will be 8/3, 8/3 वोल्ट्स। ये तो आ गया V0 माइनस आ गया। और जो ILT है वो कैसे आएगा, ILT भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उस पर आप ये करें कि इस पूरे लूप पे अगर आप KCL अप्लाई कर दें, सॉरी KVL अप्लाई कर दें, और इनकी पोलैरिटी भी यही रखें ना, ये इसकी पोलैरिटी भी प्लस माइनस रखो आप, ये तो ऑलरेडी प्लस माइनस है। तो पहले आप KVL अप्लाई करो, ये तो V0T है, इसको आप V1 कह दें। तो यहाँ से स्टार्ट हो, अगर आप ये आ जाएगा -4 प्लस V1 प्लस V0T इक्वल टू 0, ठीक है। और और फिर V0T को आप रिप्लेस करें 2 इंटू ILT से, और V1T जो है उसको आप रिप्लेस करें 1 इंटू ILT से, क्योंकि ILT इसमें से 2 में से भी फ्लो कर रहा है, ILT 1 ओम में से फ्लो कर रहा है। तो V0T की आ जाएगा 2 टाइम्स ILT, V1 की जगह आ जाएगा 1 टाइम्स ILT। तो ये हमारे पास आ जाएगा ILT प्लस ट्वाइस ऑफ ILT इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 4 को उठा के इधर ले जाएं, और यह आ जाएगा 3ILT इक्वल्स टू 4, वहाँ से हमारे पास ILT आ जाएगा 4/3, ये हमारे पास आ, ठीक हो गया। तो
जो इवेंचुअली हमारे पास जो अब ये ILT का भी हमारे पास बेसिकली आ गया है, इनिशियल जो वैल्यू आ गई वो 4/3 आ रही। बेसिकली अब इसको ILT नहीं कहना चाहिए, इसको IL0 माइनस कहना चाहिए, क्योंकि अगेन इंडिकेटिंग कि ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है जस्ट बिफोर द स्विचिंग ऑपरेशन। IL0 माइनस, ये हमारे पास आ गया 4/3 एम्पेयर। V0 - 8/3 वोल्ट्स आ गया और IL0 - 4/3 एम्पेयर हमारे पास आ गया। ये दो वैल्यूज हमने याद रखनी है। अब हम परफॉर्म करते हैं स्विचिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, effectively what will happen is that कि ये स्विच की पोजीशन है ना कि यहां से यहां चली गई, हमने स्विच को ओपन कर दिया। स्विच को ओपन कर दिया तो इफेक्टिवली ये 2 ओम रेजिस्टर और ये जो 4 वोल्ट सोर्स है ये सर्किट से बाहर चली गई। तो आफ्टर द स्विचिंग ऑपरेशन जो नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अब ये जो सर्किट का हिस्सा है ये रिमूव हो जाए। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। और अब मैं इंडक्टर को वापस लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है वो इट वोंट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट नाउ। नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में इट विल नॉट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन अभी अपनी स्टेडी स्टेट में नहीं होगी। ये इफेक्टिवली हमने अब इस सर्किट कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको एनालाइज करना। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आप इसमें ये देखें कि पहले तो आप ये देखें कि ये जो इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली पूरे के पूरे सिंगल लूप सर्किट उसमें से फ्लो कर रहा है। तो इस जो ये जो रेजिस्टर है इसमें से भी IL फ्लो कर रहा है और इसमें से भी ILT ही फ्लो कर रहा है, तीनों में से ILT फ्लो कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। तो अब हम ये कर सकते हैं कि वी कैन सिंपली अप्लाई KVL ऑन दिस सिंगल लूप, सिंपल मैश एनालिसिस। इसमें हमारे पास एक ही मैश है, जस्ट अप्लाई KVL ऑन। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज अगेन इसको हम V1 कह देते हैं, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है इसको हम VL कह देते हैं और इसकी पोलैरिटी भी प्लस माइनस ऐसे रखते हैं। और ये तो V0 ऑलरेडी है, तो उसमें आप KVL अप्लाई करो तो आ जाएगा -12 प्लस V1 प्लस VL प्लस V0 T इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स ये VL और V1 जो है इनको हम T कहेंगे, ये कहेंगे V1T और ये भी VLT, V0 T इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब जो V1T है V1T by Ohm's law and by using passive sign convention वो बेसिकली होगा ट्वाइस ऑफ ILT। VLT जो है अगेन बाय यूजिंग पैसिव साइन कन्वेंशन, और हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड करंट थ्रू द इंडक्टर वो किस तरह रिलेटेड होते हैं। तो वो होता है इंडक्टेंस L टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ ILT। ठीक है, और V0T जो है दिस इज बेसिकली अगेन ट्वाइस ऑफ ILT। ये हो गया। ठीक है, तो अब ये तीनों के और L जो है बेसिकली वो चूंकि 2 हेनरी है तो अब L को भी 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू डू दिस अच्छा अब आप ये जितनी भी इनकी वैल्यूज हैं अगर आप ये प्लग इन करें, इवेंचुअली अगर आप सब्स्टिट्यूट करें, मैं बेसिकली आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें ना, आप V1T की जगह पुट करें ट्वाइस ऑफ ILT, VLT की जगह पुट करें L टाइम डेरिवेटिव ऑफ ILT और L की जगह आप 2 पुट कर दें, और V0T की जगह ट्वाइस ऑफ ILT अगेन पुट करें और इनको रीअरेंज करें सारा कुछ प्लग इन करके, तो इवेंचुअली जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपकी बुक की एग्जांपल है, लेकिन बहरहाल आपको पता चल गया कि इक्वेशन कहाँ से आ रही है। इवेंचुअली जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो ये आती है, डेरिवेटिव ऑफ ILT प्लस ट्वाइस ऑफ ILT इक्वल्स टू 6। दिस इज व्हाट वी हैव। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व करना है। लेट मी गो बैक टू दिस पेज, बैक साइड। तो तो डेरिवेटिव ऑफ ILT विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ट्वाइस ऑफ ILT इक्वल्स टू 6, ये है।
अब अगेन हम ये ज्यूम करेंगे कि आई एल टी विल बी इन दिस फॉर्म, क्योंकि अगर आई एल टी इस स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वी नो फ्रॉम द जनरल डिस्कशन कि आई शुड बी इन दिस फॉर्म के वन प्लस के टू टाइम्स ई पावर माइनस टी ओवर टॉ। अब अगेन हमने वो के वन के टू टॉ की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू यहाँ प्लग इन करें तो डेरिवेटिव ऑफ के वन प्लस के टू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लस ट्वाइस ऑफ के वन के टू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, ये के वन का कांस्टेंट, के वन का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 है सॉरी, और के टू का अगेन आ जाएगा वही माइनस के टू ओवर टॉ करके ई पावर माइनस टी ओवर टॉ, ऐसे हो जाएगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ के वन प्लस ट्वाइस ऑफ के टू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अगेन इसमें अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है उसे इक्वेट करें। राइट हैंड साइड पे जो कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल टर्म्स का कोफिशिएंट निकाल के उस कोफिशिएंट को 0 पुट कर दें। तो व्हेन वी विल डू दिस, तो जो 2k1 है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट 2k1 है, इधर कांस्टेंट 6 है, तो दिस इंप्लाइज 2k1 इज इक्वल टू 6 व्हिच इंप्लाइज k1 इज इक्वल टू 3, k1 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है उसका जो कोफिशिएंट अगर आप इकट्ठा करें, क्योंकि अगर आप इसको देखें ना, ये इवेंचुअली क्या बनेगा, बनेगा 2k2 माइनस k2 ओवर टॉ, ठीक है, इनटू ई पावर माइनस टी ओवर टॉ, और ये प्लस 2k1 इक्वल 6 ये था। तो 2k1 6 इक्वल पुट कर दिया, इसकी जो कोफिशिएंट है 2k2 माइनस k2 ओवर टॉ, इसको हम 0 पुट करेंगे, हम कहेंगे दिस इंप्लाइज 2k2 माइनस k2 over tau, ये तो हो जाएगा 0, which implies 1 over tau is equal to 2, which implies tau is equal to 1 by 2। तो tau हमारे पास 1 by 2 आ गया, k1 3 आ गया और tau हमारे पास 1 by 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो ILT का एक्सप्रेशन हमारे पास सो फार अब आया है वो है k1 चूंकि 3 आया है तो 3 प्लस k2 इंटू ई पावर माइनस 2t, ये आ गया हमारे पास सो फार। ठीक है, अब K2 निकालना है। अब अगर आपको याद हो, हमने वो जो स्विचिंग ऑपरेशन से पहले जो हमने सर्किट कॉन्फ़िगरेशन को तो एनालाइज किया था, तो हमारे पास IL जो 0 माइनस की वैल्यू आ रही थी वो 4/3 आ रही थी, 4/3 एम्पेयर। और चूंकि इंडक्टर में से जो करंट है जो फ्लो कर रहा होता है वो कंटिन्यूस होता है, देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, IL दिस विल बी इक्वल टू IL0। ठीक है, व्हिच ऑफ कोर्स विल आल्सो इक्वल टू IL0 प्लस, ये राइट और लेफ्ट साइड में मैंने कहा था ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इफेक्टिवली IL0 इज 4/3। ठीक है, तो वो ही करें, यहाँ प्लग इन करें, IL0 इक्वल्स टू 3 प्लस K2 इंटू ई पावर माइनस 0, तो वो हो जाएगा 3 प्लस K2, और IL0 चूंकि 4/3 है, दिस इंप्लाइज K2 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 3। तो दिस इज इक्वल टू 4/3 माइनस 9/3 विच इज इक्वल टू माइनस 5/3। तो K2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 5/3। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ से प्लग इन कर दें, तो ILT बी इक्वल टू 3 माइनस 5/3 ई पावर माइनस 2t, ये हमारे पास ILT की वैल्यू है। अच्छा, अब वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ ILT, तो हमें मालूम है कि जो V0t है, V0t बाय पैसिव साइन कन्वेंशन ओम्स लॉ, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ILT, क्योंकि ये V0t वो जो 2 ओम जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रही थी ना, और जो इंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वही उस 2 ओम जो रेजिस्टर है उसमें से भी वही करंट फ्लो कर रहा है, ये नई सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसलिए इसी एक्सप्रेशन को ट्वाइस ऑफ ILT कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 10/3 ई पावर माइनस 2t वोल्ट्स, ये V0t का एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट वी हैव। तो इसके साथ हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच वाला सेक्शन है ये खत्म हो गया। अगला जो वीक है उसमें दोनों लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, और आई एम प्रीटी मच श्योर हो जाएगा कि जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है इसी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को एनालाइज करने की वो कंप्लीट हो जाए,
और उससे अगला जो वीक है, बाय द टाइम 29th कम्स, जो 29 दिसंबर, 28 से 29 को जो 2 लेक्चर्स हैं, उनमें हम कोशिश करेंगे कि सेकंड ऑर्डर सर्किट जो है उनको भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लें। क्योंकि फिर जनवरी में जितने भी लेक्चर थे उनमें फिर मैंने एसी एनालिसिस कर ली। तो वैसे ये कि ये भी पॉसिबल है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, अगर मुझे लगा कि एसी एनालिसिस करने के लिए लेक्चर्स बचे नहीं है इतने, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके तो वो पोस्ट कर दूंगा। आज बस यही 2 एग्जांपल्स हमने करनी थी। जैसे मैंने बताया कि अगले वीक इंशाल्लाह फिर हम जो दूसरा तरीका है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को एनालाइज करने का, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, उसको डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।